साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। आज के समय में हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां लगातार हमारे निजी जीवन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें लगातार अपग्रेड होती जा रही हैं। फिर चाहे वो बात हो घर में जुड़े उपकरणों की या फिर रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाहनों की। आज के दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रेंड भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए भी सरकारें लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दे रही है। ऐसे में फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है और लोग घरों के लिए नया सामान लेने और शॉपिंग के लिए बाहर निकलने लगे हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनें लेने का क्या यही सही समय है? और कंपनियां त्योहारों की शुरुआत में ग्राहकों को लुभाने के लिए क्या बेस्ट डील्स और उपहार निकालने की तैयारी में है? इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रणधीर सिंह जी, जो कि है डायरेक्टर एंड सीनियर स्पेशलिस्ट नीति आयोग के साथ। रणधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार का काफ़ी पुश है टुवर्ड्स ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च करने के लिए। देखा जाए तो अगर कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो सरकार नीति आयोग का ही प्लान है कि 2030 तक भारत में 80% 2 and 3 व्हीलर्स, 40% बसेस और 30 से 70% तक की गाड़ियां 4 व्हीलर्स ईवी हो जाए। तो उपभोक्ताओं के लिए ईवी खरीदना और उनका उपयोग करना आप कैसे आसान बनाएंगे? सुमित, इसमें दो बातें हैं। एक बात तुमने कही, वो है ईवी खरीदना, और दूसरा उनका उपयोग। तो ईवी खरीदने के लिए भारत सरकार ने फेम 2 लॉन्च किया है। इसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा स्टेट्स ने अपनी ईवी पॉलिसीज लॉन्च की हैं। इनमें भी ईवी खरीदने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि दिल्ली 15,000 रुपए तक सब्सिडी देता है 2 व्हीलर पर। यह सब्सिडी फेम 2 के अलावा है। इसी तरह दूसरे स्टेट्स ने भी प्रावधान किया है। तो कुल मिलाकर 16 स्टेट्स अपनी ईवी पॉलिसी लॉन्च कर चुके हैं और दूसरे स्टेट्स भी ड्राफ्ट स्टेज में हैं। और अगर बात की जाए उपयोग की, तो उपयोग के लिए ईवी के नाम से लोगों में एक रेंज के लिए इश्यू होता है। भारत में 81% 2 व्हीलर और 3% 3 व्हीलर का मार्केट है। फेम 2 में बिकने वाले 2 व्हीलर की कम से कम रेंज 80 किलोमीटर होती है और स्टडीज कहती हैं कि भारत में औसतन 2 व्हीलर एक दिन में 17 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 3-4 दिन में एक बार उसे चार्ज कर सकते हैं, और वो भी घर पर 5 एम्पियर या 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से ओवरनाइट। इसी तरह पावर टैरिफ पर भी सब्सिडी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 15% का नोटिफिकेशन विद्युत मंत्रालय की ओर से पहले ही जारी हो चुका है। 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है ईवी लोन के इंटरेस्ट पर। रोड टैक्स 0 कर दिया गया है। जीएसटी को भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें दोनों ही चीजों को बढ़ावा देती हैं, ईवी खरीदना और उनका उपयोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी के लिए रणधीर जी। हमारे साथ अब और जुड़ चुके हैं संजय कृष्णन, जो कि फाउंडर है लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज। संजय जी, ईवीज के बारे में कुछ मिथ्स बताइए ना, जो उपभोक्ताओं से आपके सामने आते हैं। आप उन्हें कैसे उनके मन को आश्वासन देते हैं ईवीज के बारे में? कई सारे मिथ्स हैं। आई नो, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार है, शॉक लगेगा क्या? ये गाड़ी जो है, लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मॉल या एयरपोर्टों में देखी हैं, तो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अच्छा, वैसी ही गाड़ी होगी, ये गाड़ी रास्ते में भी चलती है? इसकी टॉप स्पीड क्या है? ये क्या साधारण डीजल या पेट्रोल कार के जैसे या गाड़ी के जैसे चलेगी? पिकअप कैसी है? ये रास्ते में बीच में चलते चलते रुक तो नहीं जाएगी क्योंकि चार्ज खत्म हो जाए? इसको चार्ज कैसे करते हैं? ये हम घर पे चार्ज कर सकते हैं, मॉल में चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे चार्ज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? तो कई सारे जो मिथ्स हैं, क्योंकि देखिए, डीजल और पेट्रोल कार तो 70 साल से या 100 साल से तो हमने देखी हुई है। इलेक्ट्रिक कार्स लास्ट 5-7 ईयर से हमने देखा हुआ है। तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस जो है, खासकर ये क्वेश्चंस हैं
एंड बट दीज आर ऑल फॉल्स। इलेक्ट्रिक कार जो है उसकी पिकअप डीजल या पेट्रोल कार से कई ज्यादा अच्छी है। टॉप स्पीड आप बोलिए, जो भी आपके रेगुलेटरी हर हाईवे पे या रास्ते पे जो भी आपका टॉप स्पीड है, वो आसानी से वो टॉप स्पीड जो अलाउ करती है गवर्नमेंट, उससे आराम से वो कर सके। इनफैक्ट ये ईवीज जो है, जर्मनी में जो ऑटोबान्स हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट है ही नहीं, वहां पे ये सब डीजल और पेट्रोल कार को पीछे छोड़ देंगी। बात आई थिंक संजय जी एक ये भी है कि जो पोल्यूशन को पूरी तरह से हटा देते हैं अगर ईवीज का इस्तेमाल किया जाए। रणधीर जी, आपसे एक पूछना चाहूंगा, पोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में नीति आयोग ने एक नई पहल लॉन्च की है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी, जिसका लक्ष्य है कि सभी शहरी डिलीवरी वाहनों को ईवीज बनाना। तो सरकार और कंपनियां कैसे एक साथ काम कर रही है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? तुमने सही कहा सुमित, हमने शून्य अभियान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत डिलीवरी कंपनीज जैसे कि स्विगी, बिग बास्केट और दूसरी ईवी कंपनीज जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक आदि ग्राहकों को लास्ट माइल डिलीवरी ईवी से करने पर कुछ गैर वित्तीय प्रोत्साहन देंगी। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और हमारे साथ अभी तक 40 से ज्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी। शून्य.info हमारी वेबसाइट है, जिसपे हम कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेंगी, ये डिलीवरी व्हीकल्स चलेंगे, ये डिलीवरी व्हीकल्स कितना कार्बन सेविंग करने वाले हैं, कितना इनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है अगर हम इनको कंपेयर करें आईसीई व्हीकल से, ये सारा का सारा पूरा ट्रैक रखा जाएगा, ताकि हमारे जो पेरिस पैक्ट में एनडीसी टारगेट्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कार्बन टारगेट्स हैं, उन सब पर भी इस सब का असर पड़ेगा। जी, बहुत ही अच्छा अभियान है रणधीर जी, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। संजय जी, एक आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा। ईवीज की फ्लीट होने से किस प्रकार की सेविंग्स देखने को मिल रही है आपको, मतलब दोनों वित्तीय, मतलब मॉनेटरी और इन्वायरमेंटल भी? थिंक एनवायरमेंटल जो है, वो जो आपने अभी बोला है कि कार्बन फुटप्रिंट या CO2 फुटप्रिंट जो है, वो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं जो इंडिया में इतना है, सोलर या विंड, तो आपका जो फुटप्रिंट जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, वो एक नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियल, क्योंकि अगर फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है तो लोग इलेक्ट्रिक में स्विच नहीं करेंगे। और आज के दिन जहाँ पे डीजल और पेट्रोल का रेट ऑलमोस्ट 100 रुपया या 100 से ज्यादा है, यहाँ पे द बेनिफिट इज अमेजिंग। जैसे कि डीजल कार जो है आज के तारीख में 5.5 से 6 रुपया पर किलोमीटर आपका जो 4 व्हीलर कार का जो है पर किलोमीटर का खर्चा होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी या घर पे आप चार्ज करते हैं, जैसे साहब ने बोला, द कॉस्ट इज 1 से 2 रुपये तक एट मैक्सिमम। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो तकरीबन 50% या 60% लोअर है डीजल और पेट्रोल कार से, क्योंकि नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स ही कम है। तो इससे तो खर्चा भी कम, लोगों फ्लीट ऑपरेटर्स जो कम से कम 150 या 200 किलोमीटर पर व्हीकल पर डे चलाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि खर्चा भी कम है और कार्बन फुटप्रिंट भी जीरो हो सकता है। जी, रणधीर जी, लेकिन उपयोग से पहले ज़रूरी होता है कि ग्राहक ईवीज़ के बारे में जागरूक हो जाए। तो गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर्स की ओर से क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? क्योंकि जैसे संजय जी ने भी पहले कहा, इतने सारे मिथ्स हैं, ऐसे प्रश्न जो लोगों के मन में आते हैं, उन्हें कैसे उसका सही जवाब दिया जाए और ईवीज़ के बारे में सही इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाए। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो रेगुलेटरी होता है, जो कि रेगुलेशंस के द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि जो गाड़ी और जो बैटरी आपके पास जा रही है वो सेफ हो। दूसरी बात होती है लोग इस बात को जाने कि क्या आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल में 22 मूविंग पार्ट होते हैं, जबकि आईसी गाड़ी में 2200 पार्ट होते हैं। तो इससे मेंटेनेंस की लागत बहुत कम हो जाती है ईवी में। आपको समझिए 22 और 2200 में कितना फर्क हो जाता है, ये मूविंग पार्ट है। तो मेंटेनेंस की लागत ऑलमोस्ट
1/100 हो जाती है। तो इतनी कम मेंटेनेंस की लागत होती है, इसीलिए अगर 7 रुपए प्रति किलोमीटर आपको पड़ रहा है आईसी व्हीकल में, तो इसमें 0.9 रुपीज पर किलोमीटर से लेके 1 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब का पड़ता है। इसी तरह से जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है, जहां पे हम सेफ्टी को ध्यान में रखना होता है, तो हम बीआईएस के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो गाड़ी आपके पास आने वाली है, जो बैटरीज मार्केट में आने वाली हैं, वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर्ड है। इन सभी चीजों को हम लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं और पहुंचा भी रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन से। और मैन्युफैक्चरर्स लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम इनफैक्ट हर चीज पर उन लोगों के साथ वार्ता करते रहते हैं। और ये जो शून्य अभियान की जो आपने बात कही, ये इस दिशा में एक बहुत अथक प्रयास है और ये इंडस्ट्री लेड है। इसको इंडस्ट्री ही, मैन्युफैक्चरर्स ही लीड कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा अभियान है बेसिकली, ताकि ये कंज्यूमर्स को पता चले कि अगर आप ईवी लेते हैं तो क्या क्या आपको फायदे होते हैं, क्या क्या चीजें आप उनमें कर सकते हैं। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही ईवी हैंडबुक लॉन्च की है फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेंज एंजाइटी की बात करते हैं। हाँ जी। और अब हम स्टेट्स में जाके इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके ऊपर वर्कशॉप्स करने वाले हैं। बिल्कुल रणधीर जी, मेरा वही अगला प्रश्न वही होने वाला था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक और चीज़ है, क्योंकि रेंज एंजाइटी जैसे आपने ही कहा। तो पहले रणधीर जी आप उस पर थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे सकें, हमें थोड़ी और जानकारी दे सकें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, और फिर मैं संजय जी के पास भी आऊँगा यही सवाल के साथ। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी काम हो रहा है। हम स्टार्ट करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी से। मतलब अगर अभी आपने एक बैटरी स्वैपिंग का कंसेप्ट सुना होगा। बैटरी स्वैपिंग में आप बैटरी निकालिए और दूसरी बैटरी निकाल के उसमें लगा दीजिए। तो ये बैटरी स्वैपिंग के लिए हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर की बैटरी निकाल के किसी मैन्युफैक्चरर की बैटरी उसमें यूज कर सकते हैं, सिम कार्ड की तरह। ये एक पहली चीज है जिस पर सरकार काम कर रही है बीआईएस के साथ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरी चीज है फेम 2 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है। जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 10,000 करोड़ जो फेम 2 की स्कीम है, उसमें से 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तीसरी चीज यह है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी ओएमसीज यानी कि जो पेट्रोल पंप वगैरह जो कंपनियां होती हैं, उन लोगों से बात कर ली गई है और आप जल्दी देखेंगे अधिकतर और सभी पेट्रोल पंप पे लगभग 1 यूनिट ईवी का आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग को एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक चीज होती है ईवी चार्जिंग स्टेशंस और एक होता है चार्जिंग पॉइंट। हमारे देश में 81% टू व्हीलर्स हैं, तो हमको बहुत बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है, हमको चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत है। और वो चार्जिंग पॉइंट्स के लिए लगभग 2 लाख चार्जिंग पॉइंट्स अगले 6 से 10 महीने में भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले हैं। इसके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। जी जी। संजय जी, यही सवाल आपके पास लाऊंगा, क्योंकि आपकी भी फ्लीट है ईवीज की। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि फ्लीट है और जैसे आपने पहले भी कहा 150 से 200 किलोमीटर लगभग दिन में चलते हैं, तो वो एज अ फ्लीट ओनर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो हमने तकरीबन 6 साल पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू किया। पहले तो वो कैप्टिव था, और क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है, तो हमने काफ़ी हमारे जो क्लाइंट कंपनीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज़ करके वहाँ पे फास्ट चार्जर्स लगा दिए थे। अभी हमने एक नया चीज़ शुरू किया है। इनफैक्ट 15 अगस्त 2020 कोविड के बीच में हमने इंडिया के सबसे लार्जेस्ट चार्जिंग हब जो है पावर्ड बाय रिन्यूएबल्स पुणे में इनॉग्रेट किया था, which is capable of charging fast charging concurrently 36 cars and 2 buses। तो उसकी जो कनेक्टेड लोड है वो 1.2 मेगावाट्स की है। तो ऐसे ही हम बाकी शहरों में कर रहे हैं। बॉम्बे में 6 लगाया है, 6 ऐसे चार्जिंग हब्स लगाए हुए हैं। बेंगलोर में लगाया है, पूना में है, हैदराबाद में है, NCR में 4 है। तो ऐसा जो है सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है उसके ऊपर, जो नॉट ओनली ऑन ईवीज बट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो सरकार ने जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाया हुआ है उसको यूज किया करते हुए हम लोग ने ये चार्जिंग हब लगाया है। इनफैक्ट रिसेंटली
टू प्रूव बोथ कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो भी चल सकती हैं और चार्जर्स भी लगा सकते हैं हम। वी वेंट फ्रॉम मनाली टू ले एंड टू ऑल ऑफ लद्दाख, और 10 दिन में हम लोग ने 18 चार्जर्स जो हैं वो पूरे लद्दाख और मनाली टू ले में लगा दिया है, ताकि कोई भी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आप मनाली से ले और पूरा लद्दाख जो है, इंक्लूडिंग सियाचिन, पैंगोंग, द एबिलिटी टू डू 5 ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस, जो मिथ है कि उसको मेन स्ट्रीम करें ईवीज को, एंड ये गाड़ी को लेके आप ओवर द माउंटेन पासेस एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन जो है लद्दाख में, वहां पे हमने किया है। तो वहां पे अगर कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से जो प्रोत्साहन जो गवर्नमेंट दे रही है उसके साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए प्राइवेट सेक्टर, आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 years ये चार्जिंग का पूरा प्रॉब्लम जो है, जो एक्चुअली हाफ द प्रॉब्लम इज इन लोगों के सर पे, दिमाग के अंदर जो मिथ्स हैं, अगर वो निकल जाता है तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सॉल्व वेरी इजीली, नॉट अ प्रॉब्लम। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने संजय जी, क्योंकि अगर हम पहाड़ों में सर्दियों के जगहों पर अगर ईवी चल रही है तो घर से ऑफिस तो चल ही लेगी गाड़ी या टू व्हीलर। रणधीर जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। इंग्लिश में जैसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, तो कुछ लोगों का ये भी डर हो सकता है कि अभी ईवी खरीद ली और कुछ साल बाद अगर सरकार का ईवीज के प्रति इतना पुश नहीं रहेगा, इस चिंता को आप कैसे दूर करेंगे? उनको ये डर है कि अभी तो सरकार सब्सिडीज दे रही है, इतना कुछ कर रही है, अगर भगवान ना करे कुछ चेंज हो जाए पॉलिसी में तो क्या होगा? सुमित, भारत ही नहीं दुनिया के देशों ने 2035 से 2040 तक आईसीई की 0 सेल्स करने का ऐलान कर दिया है, और हमसे ज्यादा जापान और जर्मनी की डिपेंडेंस व्हीकल एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा है, और ये वो कंट्रीज हैं। स्टडीज के मुताबिक ग्लोबली 2040 तक इलेक्ट्रिक कार की सेल आईसीई की सेल को पार कर जाएगी, और भारत ने कैफे नॉर्म्स, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, वो भी मैंडेट कर दी है। और ऑटो उत्पादकों के लिए इसके अंतर्गत उन्हें वित्त वर्ष 2012 से इसके कुल उत्पादन की कुल ईंधन दक्षता में कम से कम 30% की वृद्धि करना होगी, और ये 30% की वृद्धि आप आईसी व्हीकल से तो नहीं कर सकते, तो सबको ईवी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, मगर आप चाहें तो भी उससे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार के साथ हम इंडस्ट्री के साथ ही काम कर रहे हैं, तो लगातार उनसे वार्ता करते रहते हैं। सभी नीतियां और योजनाएं आने वाली टेक्नोलॉजी देश के हित को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। हम सौर ऊर्जा, जो कि फोटोवोल्टिक सेल होता है, और इलेक्ट्रिकल उपकरण उत्पादन, उसकी बस को तो मिस कर चुके हैं। अब इस उभरते क्षेत्र, जिसको कि हम सनराइज सेक्टर बोलते हैं, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं एज अ कंट्री। जो 3 बहुत बड़े लाभ इससे जो मिलने वाले हैं, वो एक तो पर्यावरण में सुधार है। 20 में से 14 सिटीज इंडिया की WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से एक कहलाई जाती हैं। सेकंड, तेल के आयात में कमी, और तीसरा, ईवी उत्पादन में भारत एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर सकता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल हब। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस चीज में कोई भी शंका होनी चाहिए, क्योंकि $7.5 बिलियन की 3 स्कीमें भी गवर्नमेंट ने लागू कर दी है। फेम 2 10,000 करोड़, एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोग्राम 18,100 करोड़, और ऑटो पीएलआई, जो कि अभी 23 सितंबर को लॉन्च हुई है, वो 25,000 करोड़ की है। तो ये सारी की सारी स्कीमें मिला के लगभग 50,000 करोड़ की स्कीमें शुरू कर दी गई हैं। तो रास्ता एकदम साफ है, गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर है। ऑफ कोर्स जो सब्सिडी है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट पिकअप होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हो गई है ऑलरेडी। कंपनियां आ रही हैं, एसीसी के अंतर्गत कंपनियां आएंगी, तो ये कंटिन्यू होने वाला है। एंड दिस इज द सनराइज सेक्टर वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया।
जी, मेरी उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर जो भी दर्शक है और जिन्हें भी थोड़ा डर था, थोड़ा डाउट था, वो एटलीस्ट उनके मन से निकल गया होगा। संजय जी, जैसे रणधीर जी भी कह रहे थे अबाउट चार्जिंग और मतलब ईवीज़ के बारे में। ईवीज़ का एक ज़रूरी कंपोनेंट, ज़रूरी भाग होता है बैटरी, और बैटरी लाइफ। जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक चीज़ है, लेकिन बैटरी लाइफ पर भी निर्भर है कि वो गाड़ी या वो टू व्हीलर कितनी दूर तक चलेगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी, बैटरी की टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं ताकि लंबे चलें ये गाड़ियाँ? बैटरी जो है वो अबाउट 40 to 50% ऑफ द व्हीकल का जो टोटल कॉस्ट होता है। तो आपने सही बोला कि बैटरी सबसे गाड़ी की जान होती है। एंड इसमें इतना पैसा लग रहा है विश्व में। जैसी कंपनीज हैं, जैसे एलजी कैम, सैमसंग हो, पैनासोनिक हो, इन्होंने इतना कैपिटल डाल के इतना रिसर्च किया है। एंड अपने इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉट्स ऑफ स्कीम्स लगाए हैं, जिससे which I think in India also there will be a lot of R&D that and setup will be there, and there is a lot of improvement that is happening, right, in energy density, range, charging speed, the life of the battery, जो है charging cycles, and actually आज की तारीख में जो बैटरीज अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी हैं। मेरे हिसाब से लोगों के मिथ्स है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी जो गाड़ियां चली हुई हैं आज तक, तकरीबन 250,000 किलोमीटर, 2,50,000 किलोमीटर तक गाड़ियां चल चुकी हैं, और हमने कुछ बैटरी में खास परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखा नहीं है, राइट। जो गाड़ियां किलोमीटर 1 में जो एप्लीकेशन कर रही थी, वो 2,50,000 किलोमीटर के बाद भी वही कर रही हैं, राइट, इन द सेम सिटी। इनफैक्ट सिटी का ट्रैफिक बढ़ गया है, सिटी स्पीड कम हो गई है, लेकिन वो गाड़ी जो पहले काम कर रही थी वैसे ही काम कर रही है। तो ये मिथ्स है। लोग अगर लाइक एनी एसेट को ठीक तरह से मेंटेन करें, लाइक आई वाज सेइंग बिफोर, ईवीज में मेंटेनेंस खर्चा कम है, मेंटेनेंस का गुंजाइश कम है। बैटरी को आप ठीक तरह से, गाड़ी को ठीक तरह से यूज करें तो ये गाड़ी जो है टेक्निकली इनफाइनाइट पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी जो है गाड़ी की, ये आफ्टर सम टाइम और ऐसे नई मॉडल्स भी आ रही हैं कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है फिर वो स्टेशनरी एप्लीकेशन जैसे सोलर एनर्जी स्टोरेज, घर पे जो आपके इन्वर्टर्स हैं, उनके जैसे बैटरी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकती हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू फॉर द बैटरी इवन गोइंग। रणधीर जी, आपके पास मैं एक सवाल लेके आऊंगा जिससे मैंने शो शुरू किया था कि क्या ये एक सही समय है दर्शकों को जाकर ईवी खरीदने के लिए, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, क्या ये उनके लिए सही समय है? आपकी क्या राय है? सुमित, ये बिल्कुल सही समय है टू व्हीलर वगैरह खरीदने के लिए, थ्री व्हीलर खरीदने के लिए भी, इनफैक्ट फोर व्हीलर खरीदने के लिए भी। फेम 2 की सब्सिडी अभी जो 12 जून को रिवाइज किया है, इसमें टू व्हीलर पर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर, गाड़ी की कीमत पे 40% की, गाड़ी 1 लाख की है, उसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो फेम सब्सिडी 40,000 रुपए। इस लेवल तक की सब्सिडी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा जो 16 स्टेट्स ने ईवी पॉलिसी लॉन्च की है, वो लोग इसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि टू व्हीलर जो आप ईवी लेना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट या तो एट पार विद आईसी व्हीकल्स हो जाती है या उससे कम हो जाती है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो सेल्स की बात की है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल की जो स्कीम है, जो 18,100 करोड़ की है, वो स्कीम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां मिनिमम 5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी से अपनी प्लांट्स यहाँ पे लगाएंगी, जिनको बोलते हैं गीगा फैक्ट्रीज, जो कि टेस्ला, पैनासोनिक वगैरह लगाते हैं। ये गीगा फैक्ट्रीज बनाने की योजना है, ताकि लॉन्ग टर्म में जो बैटरी के प्राइसेस बाहर होते हैं, दूसरे देशों में होते हैं, वही प्राइसेस इंडिया में हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे मिले। वो गीगा प्लस सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बैटरीज बहुत रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे, तो वहां पर भी लोगों को बेनिफिट मिले। ये सारी की सारी चीजें इसमें की गई हैं। और तीसरी चीज है ऑटोमोबाइल पीएलआई जो लॉन्च की गई है। वो ऑटोमोबाइल पीएलआई के हिसाब से जो एडवांस्ड कंपोनेंट्स हैं,
जो कि ईवी के कंपोनेंट्स हैं, उन पे ही लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कि सारी की सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। बैटरी का पार्ट कवर कर दिया गया है, सेल का पार्ट कवर कर दिया गया है, लोगों को डिमांड इंसेंटिव्स भी दे दिए गए हैं और ऑटो कंपोनेंट का पार्ट भी कवर कर दिया गया है। तो पूरा इकोसिस्टम पे अगर फोकस है तो बिल्कुल कंज्यूमर के लिए ये बिल्कुल सही समय है कि वो जाके ईवी खरीदे। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी। आज के कंज्यूमर इज किंग के शो में इतना ही। हमारे साथ थे रणधीर सिंह, सीनियर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर नीति आयोग, और संजय कृष्णन, फाउंडर लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर